हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स HRS एकेडमी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल में जैसा कि आज हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। भारत के इतिहास से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को हल करवाएंगे MCQ के साथ। मॉक टेस्ट भी लेते रहेंगे। आज हम आपको पूरा लोसेंट आज से क्लियर करना चालू करेंगे। हर एक टॉपिक वाइज पर डे चलेंगे। ओके, इस प्रकार हमारा आज भारत का इतिहास का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम आपको अब बताएंगे भारत का इतिहास कैसा है प्राचीन काल से लेकर अब तक, मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में। जैसे स्टार्ट करते हैं हम फिर प्राचीन काल। पहले उसे एक भूमिका में समझ लेते हैं। भारत के इतिहास को एक भूमिका में, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। मतलब हिमालय से लेकर नीचे समुद्र, हिंद महासागर की लहरों तक ये फैला हुआ एक क्षेत्र उपमहाद्वीप जो है, या प्रायद्वीप कह सकते हैं। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीनों तरफ से घिरा होता है। उस प्रायद्वीप या उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहते हैं, जिसे महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक कबीले का नाम था, या गांव का नाम था, या प्रांत का नाम था, ऐसा आप समझ सकते हैं। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यहाँ प्राचीन भारत, आज से कई वर्ष पहले वनमानुष के समय की बात है, यह इमेजिन किया गया है कि यहाँ पे एक जम्बू मतलब जामुन वृक्षों की अधिकता थी, या उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, या उनकी प्रतिपादिता अधिक थी। जैसे आज के युग में है, लोग वृक्ष पूजन में नीम की पूजन हुआ, केले के वृक्ष की पूजन और पीपल की पूजन ज़्यादा करते हैं। उस समय वैसे ही जम्बू वृक्ष जामुन का पेड़ था। ओके फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते हैं। जिसे राइमिंग वर्ड होता है ना, पहले भी राइमिंग वर्ड चलता था। आज से ही नहीं, बहुत पहले से हमारे देश में राइमिंग वर्ड का प्रचलन रहा, जिसमें पहले सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी आप समझ सकते हैं जो अपने भारत का ही क्षेत्र था। प्राचीन काल में जो हड़प्पा सभ्यता से होकर गुजरा है, उसे ही वहाँ सिंधु नदी है। सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ओके, यूनानी इसे इंदे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मतलब धीरे धीरे नाम में इतना परिवर्तन हुआ। एक समय था जम्बू द्वीप, फिर उसे सिंधु नदी के हिसाब से हिंदू द्वीप, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको इस समय इंदे हुआ। यूनानी लोग आए तो उन्हें इंदे बनाया। मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द से हिंदू से ही बना है। यह शब्द जो हिंदुस्तान बना है, यह फारसी शब्द है, इसके हिंदू से बना है। फारसी शब्द हिंदू से बना है। हम आपको बता दें, ऐसे ही यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। मतलब जो विदेशी आए, पश्चिम देश से या उत्तर पूर्वी देश से या उत्तर पश्चिमी देश से, वो हमारे देश के नाम को बदलते रहें। जैसे किसी का उपाधि हमेशा बदलता रहे, कोई किसी प्रकार की सफलता पाए। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, गूगल बॉय, कौटिल्य पंडित हरियाणा के रहने वाले। वो जब सब छोटे थे, जिस समय KBC में आए, अमिताभ बच्चन ने उनसे कैपिटल और करेंसी के बारे में पूछा, तो उन्होंने धड़ल्ले से बताया। तो उससे क्या हुआ, उनका नाम गूगल बॉय रख दिया गया। उसके बाद जब उन्होंने स्पेस एजेंसी इसरो में उन्हें इनवाइट किया गया, वे विजिट किए, तो वहाँ उन्हें सब कुछ बताया गया। तो वो भी एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते थे, वो छोटा लड़का, इसलिए उसे उस समय स्पेस बॉय रख दिया गया। ऐसे धीरे धीरे यूनिक बॉय कई नाम बदलते रहे। इसी प्रकार अंग्रेज आए तो हमारे देश को इंदे नाम से इंडिया कहने लगे। पारा बदले
पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटते हैं। जो बिंद का पर्वत है पारा बदले उसे वो हमारे देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटता है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवारों की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। मतलब जो जहाँ है, अपने देश में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, स्थानीय बोली। जो जहाँ है उधर एक अलग भाषा है, जो जहाँ है उधर एक अलग भाषा है। जैसे पूरे इंडिया में तो इस समय हिंदी बोली ही जाती है। अपने उत्तर भारत में देखा जाए तो हिंदी प्रधान लैंग्वेज है, और वही दक्षिण भारत में देखा जाए तो तमिल प्रधान लैंग्वेज है। ठीक इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और देखते हैं भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोग मिश्रण से हुआ वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलियड। हम आपको मार्क करके दिखाते हैं। देखिए, पैलियो मेडिटेरियन, निग्रोयड, मंगोलियन। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। जैसे किसी भी बुक को आपको पढ़ना है, एक चैप्टर में कई टॉपिक्स हैं, आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो आप पहले उसे कई टॉपिक्स में बांटेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक्स हमें ये चीज़ें पढ़नी है। जैसे आपको मान लीजिए सबसे पहले एक कविता को पढ़ना है, एक पोएम इंग्लिश पढ़नी है, तो आप सबसे पहले उसे एक एक पैराग्राफ अलग अलग करेंगे। 4 लाइन का एक पैराग्राफ, 4 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर 4 लाइन का एक पैराग्राफ। उसी तरह भारत के इतिहास इतना मतलब प्राचीन काल से अब तक को जानने के लिए या विश्व का इतिहास जानने के लिए हम उसे 3 कालखंडों में बांट दिए: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ओके, जैसे सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस ने दिया, जो 1638 में पैदा हुए। 1707 ईस्वी में इनका मृत्यु हुई। ये महान वैज्ञानिक इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दिए। ओके, हम और आगे चलते हैं। आपको अब आगे अगला पॉइंट हमारा रहेगा प्राचीन भारत एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक,